Number 2, choice in a world of scarcity. इंट्रोडक्शन। अच्छा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड स्कार्सिटी। ठीक है, इकोनॉमिक्स को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। स्कार्सिटी का मतलब होता है कि लिमिटेशन। ठीक है। अच्छा, अब एक ही चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो चॉइसेस हैं, ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो दैट इन्वॉल्व्स ट्रेड ऑफ। ठीक है, ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है कि हमें अपनी चॉइस के लिए या अपनी चॉइस को सिलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जब हम एक चीज़ चूज़ करते हैं तो उसका हमने क्या किया कि हमने बहुत सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट किया और उसके बाद एक चीज़ को चूज़ किया। अच्छा, अब ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं या लिमिटेड हैं। देखें, जो टाइम है दैट इज़ 24 आवर्स। हर बंदे के पास जो बजट होता है या मनी होता है या रिसोर्सेज होती हैं वो भी लिमिटेड होती हैं। हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हर चीज़ को चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हर चीज़ को खरीद नहीं सकते। ठीक है, हमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सेलेक्ट नहीं करनी होती। ठीक है, और जस्ट वो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, जस्ट वो सेलेक्ट करनी होती हैं। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे एंड सोसाइटी के लेवल पे हमें ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं। ठीक है, देखें, फॉर एग्जांपल जैसे हम इसकी एग्जांपल को नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियसली जैसे हमने पढ़ा कि वी हैव डिफरेंट चॉइसेस और हम सब चॉइसेस को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कंज्यूमर बजट प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब अली है, अली के पास एक हफ्ते में $10 का बजट है। ठीक है, और उसके पास दो चॉइसेस हैं। ठीक है, या तो वो बर्गर खरीद सकता है या फिर वो बस टिकट्स खरीद सकता है। ठीक है, अच्छा, अब बर्गर जो है उसकी प्राइस $2 है। फॉर एग्जांपल, अगर वो अपने $10 का बजट बर्गर पे स्पेंड करता है, ठीक है, तो ही कैन बाय 5 बर्गर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर वो बस टिकट्स हैं उस पे सारे पैसे क्या लें कि स्पेंड करता है, तो ही कैन बाय 20 टिकट्स। ठीक है, क्योंकि बस टिकट की वैल्यू 50 सेंट्स है। अब क्या है कि ही कैन नॉट कह लें कि गो बियॉन्ड हिज बजट, क्योंकि उसकी एक लिमिटेड रिसोर्स है $10 है, उसमें उसने मैनेज करना है। उसने या तो बर्गर बाय करना है या बस टिकट बाय करना है या कम्बिनेशन ऑफ थिंग्स को बाय करना है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है इसमें हमें पॉइंट ए से लेके पॉइंट एफ तक कह लें कि पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए पे ही इज़ ओनली बाइंग बर्गर्स। ठीक है, जो कि $2 का है, और उसके बाद पॉइंट एफ पे ही इज़ ओनली बाइंग बस टिकट्स जो कि 50 सेंट्स की हैं और वो 20 टिकट्स को बाय कर रहा है। अब क्या है कि पॉइंट ए एंड पॉइंट एफ और डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब पॉइंट ए पे ही कैन बाय 5 बर्गर्स लेकिन ही कैन नॉट बाय अ बस टिकट। ठीक है, इसी तरह से एट पॉइंट एफ ही कैन बाय 20 टिकट्स बट ही कैन नॉट बाय अ बर्गर। अब क्या है कि रैशनल डिसीजन ये होगा कि अली जो है वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट एफ के दरमियान कोई पॉइंट चूज करे और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब उसको सारे पैसे अपने बजट में बर्गर्स पे नहीं लगाने चाहिए और ना ही सारे पैसे उसको किस पे लगाने चाहिए, बस टिकट्स पे लगाने चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक कम्बिनेशन चूज करेगा। ठीक है, ही मे स्पेंड्स फ्यू मनी ऑन बर्गर्स एंड फ्यू मनी जो है वो किस पे स्पेंड करेगा, बस पे स्पेंड करेगा या बस के टिकट्स पे स्पेंड करेगा। लेकिन अब क्या है कि उसने कोई भी पॉइंट जो चूज करना दैट इज बिटवीन ए एंड एफ। ठीक है, क्योंकि उसका बजट है दैट इज लिमिटेड, दैट इज $10। देखें, अब जो हमारा लिमिटेड बजट है वो किसको शो कर रहा है, हमारी स्कार्सिटी को शो कर रहा है, हमारी लिमिटेशंस को शो कर रहा है। और जो बजट पे हम पॉइंट ए से लेके पॉइंट एफ तक कोई भी पॉइंट अगर चूज करेंगे, पॉइंट बी या पॉइंट सी, वो किसको शो करेगा, हमारी चॉइस को शो करेगा कि हमने कौन सा कम्बिनेशन जो है वो अडेप्ट किया है अपने बजट को कंज्यूम करने के लिए या अपने बजट को स्पेंड करने के लिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हमारी जो लास्ट स्लाइड है जिसमें हमने बजट प्रॉब्लम को पढ़ा, उधर से ही हम कंसेप्ट पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ठीक है, देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जैसे हमने कहा कि हर बंदे की लिमिटेशंस होती हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड एवरीथिंग। ठीक है, उनका बजट लिमिटेड होता है। आपने कोई चीज़ एक चूज़ की है, उसके लिए आपने बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं उनको लूज़ भी किया है या उनको रिजेक्ट भी किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अली अगर बर्गर कह लें कि सिलेक्ट करता है या बर्गर के लिए अपनी पेमेंट करता है, तो वो क्या चीज़ लूज़ करता है? अपने पैसे लूज़ करता है, वो पैसे जो कि वो स्पेंड कर सकता था अपनी बस टिकट्स को बाय करने के लिए। सो अली जब भी बर्गर बाय करता है तो उसकी वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करता है, दैट कॉस्ट इज बस टिकट्स, क्योंकि अदर अल्टरनेटिव उसके पास क्या था कि वो बर्गर की बजाय बस टिकट्स को बाय कर सकता था। अब देखें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, एक तो देखें एक चीज़ है उसकी एक कॉस्ट होती है, हम वो पे करते हैं और वो चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, वो उसकी हमें कॉस्ट पड़गी रुपीज़ में। लेकिन अगर हम चीज़ों को देखेंगे, चॉइसेस को अल्टरनेटिव्स के लिहाज से देखें या थिंग्स के लिहाज से देखें, तो फिर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। देखें, हम ये कह रहे हैं कि बर्गर को सिलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बस टिकट्स है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बस टिकट्स को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बर्गर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम इकोनॉमिक्स के अलावा डिफरेंट एग्जांपल में देखना देखना चाहें, तो लाइक फॉर एग्जांपल अभी आपकी इकोनॉमिक क्लास हो रही है, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो हो इकोनॉमिक्स क्लास को अटेंड करो, ठीक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जाके सो जाओ, ठीक है। अब इकोनॉमिक क्लास को अटेंड करना या लेक्चर को सुनने की कॉस्ट क्या है कि आप अपना टाइम जो है, जो आप स्लीप में देना चाहते थे, उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, ठीक है, और आपके पास दो चॉइसेस हैं, या आप वीडियो गेम्स खेल सकते हो उन पैसों से या मूवी देख सकते हो। तो अगर आप मूवी देख लोगे तो इसका मतलब है कि आपने क्या चीज़ को फारगो किया या सेक्रीफाइस किया? वीडियो गेम देखने को, ठीक है। तो जो मूवी देखना था उसकी कॉस्ट क्या बन गई? वीडियो गेम को छोड़ना, ठीक है। इसी तरह से अगर आप वीडियो गेम को सिलेक्ट करते हो कि मैं वीडियो गेम खेलूंगा, तो उसकी कॉस्ट क्या बन गई? उसकी कॉस्ट बन गई मूवी छोड़ना, ठीक है। सो हम जो चीज़ों को देख रहे हैं पैसों के अलावा, डिफरेंट ऑप्शंस को देख रहे होते हैं, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कह लें कि डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के हवाले से। जैसे अली है तो उसके हवाले में हम कह रहे हैं कि अगर वो बर्गर खाता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि ही कैन नॉट बाय बस टिकट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में हमें अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, या तो आप उससे कपड़े खरीद सकते हो, या आप कह लो कि खाना खा सकते हो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके। तो अब पैसे लिमिटेड हैं, अगर आप खाना खा लेते हो, ठीक है, उन पैसों का, तो उसकी कॉस्ट क्या हुई? बेसिकली आपकी जो बेस्ट सेकंड बेस्ट चॉइस थी दैट वाज टू बाय क्लॉथ्स, आपने वो जाने दिया। तो खाना खाने की अच्छे रेस्टोरेंट में कॉस्ट क्या होगी? कपड़े ना लेना, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इकोनॉमिक्स में चीज़ों को देखा है, ठीक है। तो ये क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मार्जिनल डिसीजन मेकिंग एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, बजट कंस्ट्रेंट से हमें एक चीज़ पता लगती है कि लाजमी नहीं होता कि हम एक चीज़ जो है जस्ट उस पर फोकस करें या उसको ही बाय करें, ठीक है। और ये भी नहीं होता कि हम एक चीज़ जो है अपना जो ऑप्शन है वो सारा छोड़ दें, ठीक है। जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है कि वी सेटिस्फाई आवर नीड्स, या अपनी सेटिस्फेक्शन को जब भी हम सेटिस्फाई करते हैं तो हम एक चीज़ जो होती है उसको थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा बाय करते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि हम एक चीज़ जो है उसको उस पर अपनी सारी रिसोर्सेज या सारा पैसा लगा देते हैं, ठीक है। हम हमेशा चीज़ों को देखते हैं कि उनका टोटल बेनिफिट क्या है, उनके टोटल कॉस्ट क्या है, ठीक है। और हम मोस्टली क्या करते हैं कि मार्जिनल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल इसी तरह से ही है जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हमें पिज़्ज़ा बड़ा पसंद है, ठीक है। और अगर हम पिज़्ज़े का पहला स्लाइस खाएंगे तो हमें क्या है उससे सेटिस्फेक्शन होगी, दूसरा स्लाइस खाएंगे सेटिस्फेक्शन होगी, तीसरा खाएंगे सेटिस्फेक्शन होगी। लेकिन अगर हम अपनी सेटिस्फेक्शन को कंपेयर करेंगे तो जो पहले स्लाइस पिज़्ज़ा का है जो हमने खाया उससे हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू जब हमने सेकंड स्लाइस खाया पिज़्ज़े का, ठीक है। तो फिर हमें क्या हुआ है कि थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन हुई है। जब हमने थर्ड स्लाइस खाया पिज़्ज़े का तो फिर हमें उससे भी कम सेटिस्फेक्शन हुई है जो हमें सेकंड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाने से सेटिस्फेक्शन हुई थी।
इसीलिए कहते हैं कि जब हमें एक यूटिलिटी को जब हम मेजर करते हैं तो जो फर्स्ट यूनिट होता है किसी भी चीज़ का, जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। और जब हम उसी ही चीज़ का 5वां यूनिट या 10वां यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है 5वें या 10वें यूनिट की, वो क्या होती है, कम होती है फर्स्ट यूनिट से। ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड यूनिट होता है उसकी सेटिस्फेक्शन फर्स्ट यूनिट से कम होती है। ठीक है। इसीलिए हम जो हैं, देखें, हमेशा जो हमारी चॉइसेस होती हैं वो हमेशा क्या होता है, कम्बिनेशन में होती हैं। ठीक है। कभी आइसोलेशन में नहीं होती कि एक ही चीज़ जो हमें पसंद है वो सारी हम बाई कर दें, या एक चीज़ जो हमें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है उसको हम बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। क्योंकि हमारी जो नीड्स होती हैं या जो हमारी वांट्स होती हैं वो कह लें कि डिफरेंट एंगल्स में होती हैं, या डिफरेंट कह लें कि नेसेसिटीज़ होती हैं। ठीक है। तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है कि कोई चीज़ का थोड़ा सा पोर्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, किसी और चीज़ का थोड़ा ज़्यादा पोर्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, और इस तरह से अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है हमें। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम अली की एग्जांपल में देखें तो जो फर्स्ट फ्यू, जैसे अली है उसने अगर अपने पैसे को लगाना चाहता है बस टिकट्स पे, तो जो फर्स्ट फ्यू बस टिकट्स होंगी उससे उसे क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल उसने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था तो उसको बस टिकट चाहिए थी, उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए जाना था तो उसको बस टिकट चाहिए थी। अब देखें, एक हफ्ते में उसके पास ऑप्शन है कि 20 टाइम वो बस को यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर वो हर बार कहेगा कि मैंने अपने सारे पैसे बस टिकट पे लगाने हैं एक हफ्ते के अंदर, तो हो सकता है तो इतनी तो उसको ट्रैवलिंग की बेसिकली नीड ही ना हो। ठीक है। तो एक दफ़ा तो उसने इंटरव्यू के लिए जाना था, वो चला गया। दूसरी दफ़ा उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी थी, चला गया। अब हो सकता है अगली दफ़ा उसके पास बस टिकट पे पैसे लगाने की उसको नीड ही ना हो, ज़रूरत ही ना हो। अगर वो लगाना चाहता है तो मे बी जस्ट अपना टाइम किल करने के लिए लगा दे। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि अली जो है वो अपने पैसे बर्गर पे लगाना चाहता है, तो मे बी फर्स्ट टाइम जब वो बर्गर खाता है तो उसको काफ़ी उसका मज़ा आता है, दूसरी दफ़ा भी खाता है तो हो सकता है मज़ा आए। लेकिन अगर अब वो रोज़ बर्गर खाएगा तो दैट बिकम्स वेरी बोरिंग। ठीक है। उसको वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं, यह एक जनरल पैटर्न है इकोनॉमिक्स में, और वैसे भी अगर हम अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करें तो एक पैटर्न है कि जो बेनिफिट होता है, ठीक है, किसी भी गुड का या किसी भी सर्विस से, जो उसकी फर्स्ट यूनिट होती है, ये जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमें जो बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन फील होती है वो ज़्यादा होती है। और जब हम उस चीज़ को कहने के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जो उसकी एडिशनल यूनिट होती हैं, ठीक है, उससे जो हमें बेनिफिट मिलता है वो क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, द फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा जो है, दैट ब्रिंग्स मोर सेटिस्फेक्शन। ठीक है। और जो सेकंड स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा है, दैट ब्रिंग्स लेस सेटिस्फेक्शन। ठीक है। इसी तरह से हमने इस कह लें कि लॉ को बनाया है, जिसको हम क्या क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमें यही बताता है कि जो एडिशनल बेनिफिट होता है एक चीज़ को कंज्यूम करने के बाद, दैट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ठीक है। और फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ दैट गुड वी कंज्यूम। ठीक है। इकोनॉमिक्स के इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखें, डिमिनिशिंग का क्या मतलब होता है, कम, और मार्जिनल का क्या मतलब होता है, एडिशनल। किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं कि उसकी एडिशनल चीज़ का कोई फ़ायदा है या नुकसान है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। अब देखें, फर्स्ट पिज़्ज़ा खाने से क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन हुई। दूसरा पिज़्ज़ा खाने से क्या हुई, सेटिस्फेक्शन हुई। लेकिन अगर हम इस सेटिस्फेक्शन को कंपेयर करेंगे फर्स्ट स्लाइस के साथ, तो क्या है कि सेकंड स्लाइस से जो हमें सेटिस्फेक्शन हुई वो क्या हुई, कम हुई। ठीक है। तो यही हमें क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करने के साथ डिक्रीज होने लग पड़ती है। और क्या है कि रियल वर्ल्ड में हम जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, इसको ही अप्लाई करते हैं। इसीलिए हम एक जो चीज़ होती है, हम हमारी जो चॉइसेस होती हैं वो हमेशा ये होती हैं कि वेदर वी वांट दिस थिंग लिटिल मोर और लिटिल लेस। हम किसी चीज़ को टोटली
क्या लें कि अपनी चॉइस में से रिजेक्ट नहीं करते या टोटली ही एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होते। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा फेवरेट फ्रूट आइसक्रीम है, तो क्या मैं रोज़ आइसक्रीम खाता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक इंसान एक ही चीज़ बार बार नहीं खा सकता, क्योंकि उससे उससे फिर क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि मुझे लेजर टाइम बड़ा पसंद है या मुझे जॉब करना बड़ा पसंद है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर वक्त मैं जॉब करता रहूं, या मैं ये भी नहीं कर सकता कि हर वक्त मैं लेजर टाइम को एंजॉय करता रहूं, अपने स्पेयर टाइम को एंजॉय करता रहूं या स्पेयर बैठा रहूं, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या होता है कि इंसान के पास चॉइस होती है कि उसने अपने जो कह लें कि चॉइसेस हैं उसको किस तरह से सिलेक्ट करना है। वो हमेशा इंसान क्या करता है कि थोड़ी चीज़ एक सिलेक्ट करता है और थोड़ी चीज़ दूसरी सिलेक्ट करता है, सो दैट उसको मैक्सिमम बेनिफिट हासिल हो सके। अच्छा, अब क्या है कि एक जो रैशनल कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, कम्बिनेशन को ही हमेशा चूज करता है। जैसे अली के एग्जांपल में हमने बताया कि ना तो वो सारे पैसे अपने बस टिकट्स पे लगाने चाहिए उसको, और ना ही सारे पैसे उसको अपने बर्गर्स पे लगाने चाहिए। अच्छा, जैसे हमने कहा कि जब अली जो है सारे पैसे बस टिकट्स पे लगाएगा और सारे पैसे कंज्यूम करने लग पड़ेगा बस टिकट्स पे, तो जो उसको बेनिफिट होना है बस टिकट्स को बाय करने से, वो क्या है, एडिशनल बेनिफिट डिक्रीज करने लग पड़ेगा। और जो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है जो कि बर्गर्स हैं, वो क्या होने लग पड़ेगी, इंक्रीज होने लग पड़ेगी। तो अली को जस्ट बस टिकट्स कब तक बाय करनी चाहिए, जब तक उसकी जो कह लें कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट से ज़्यादा रहे। जब उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो गया और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सीड करने लग पड़ी है, तब उसको क्या चाहिए कि बस टिकट्स को बाई करना बंद कर दे और बर्गर्स को बाई करना स्टार्ट कर दे। अच्छा, अब ये चीज़ जो हमारी यूटिलिटी होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, उसको न्यूमेरिकली मेजर करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। और वो हम ठीक से नहीं बता सकते कि एक बर्गर कंज्यूम करने से कितनी सेटिस्फेक्शन है, एक बस टिकट कंज्यूम करने से कितनी सेटिस्फेक्शन है। ये कह सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सी चीज़ है। सम कॉस्ट, सम कॉस्ट का कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि ये ऐसी कॉस्ट है जो हमने कह लें कि इनकर की थी, लेकिन अब हमने सोचा कि ये दोबारा रिकवर नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं, सम कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, अब इसमें हम एक एग्जांपल से इसको स्टडी करते हैं। जैसे सलीना है, उसने $8 पे किए टू वॉच अ मूवी। अच्छा, अब उसने $8 तो पे कर दिए, लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स उसको लगता है कि ये मूवी बड़ी बोरिंग है और उसको वो मूवी नहीं देखनी चाहिए और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या है, वो सिनेमा से उठ के आ जाती है। अब देखिए, ना तो उसने पूरी मूवी देखी, लेकिन क्या है कि उसके पैसे तो लग गए, ठीक है। अब वो जो पैसे लग गए वो क्या, बेसिकली संक कॉस्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर बिजनेस वर्ल्ड में, अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो अपनी कोई नई ब्रांच ओपन करना चाहती थी, उसके लिए उन्होंने इनिशियल वर्किंग की, कुछ पैसे लगाए, साइट को देखा, ठीक है। लेकिन फिर उनको लगा कि अगर हमने ये न्यू ब्रांच ओपन की तो ये तो चलेगी नहीं, ये कह लें कि फ्लॉप हो जाएगी। तो अब जो उन्होंने इनिशियल पैसे लगाए थे वर्किंग करने पे, एनालिसिस करने पे, वो पैसे तो अब डूब गए। तो उनको, उन पैसों को हम क्या कहेंगे, दैट दैट इज सunk कॉस्ट, जो कि उनकी डूब गई है, जो कि अब दोबारा रिकवर नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने अपना वो जो प्रोजेक्ट था वही कैंसिल कर दिया। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर एंड सोशल चॉइसेस। जैसे हमने पढ़ा कि सोसाइटी है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। अब हम इस चीज़ को पढ़ें दो डिफरेंट एग्जांपल्स को लेके। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम अपनी जो मनी है या रिसोर्सेज है वो हेल्थ केयर पे लगाएं या फिर एजुकेशन पे लगाएं। अब ये जो ग्राफ है पॉइंट ए से लेके पॉइंट एफ तक हमें बता रहा है कि देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स जिनको जिन पे हम अपने रिसोर्सेज को, या पॉसिबिलिटी है कि हम अपनी रिसोर्सेज को किस तरह से खर्च कर सकते हैं। वन इज़ पॉइंट ए एंड सेकंड इज़ पॉइंट एफ। अब पॉइंट ए पे हम अपनी सारी रिसोर्सेज किस पे लगा रहे हैं, हेल्थ केयर पे, और पॉइंट एफ पे किस पे लगा रहे हैं, एजुकेशन पे लगा रहे हैं। इसको हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, अब हमें ग्राफ से ये क्या पता लगा है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए और पॉइंट एफ। पॉइंट ए पे क्या है कि हम अपनी सारी रिसोर्सेज हेल्थ केयर पे लगा रहे हैं, और पॉइंट एफ पे क्या है कि हम अपनी सारी रिसोर्सेज एजुकेशन पे लगा रहे हैं। अब देखें,
हमारे पास यही एक कह लें कि लिमिटेशन है बजट की, कि इधर हम पॉइंट ए पे ऑपरेट कर सकते हैं या पॉइंट एफ पे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट ए पे ऑपरेट करते हैं और सारी चीज़ें या सारी रिसोर्सेज मनी हेल्थ केयर पे लगाते हैं, तो हमारे पास कोई पैसे नहीं बचते एजुकेशन पे खर्च करने के लिए। तो क्या है कि वी हैव अ ट्रेड ऑफ। अगर हम हेल्थ पे पैसे लगाते हैं तो हमें किधर से पैसे कट करने पड़ते हैं, एजुकेशन से। और अगर हम पॉइंट एफ जो है, जो हमें बताता है कि हम अपने सारे पैसे किस पे, एजुकेशन पे लगा रहे हैं, तो हमें पैसे किधर से कट करने पड़ते हैं, हेल्थ केयर से करने पड़ते हैं। क्योंकि हमारा बजट लिमिटेड है, हम उस बजट से आउटसाइड नहीं जा सकते। ठीक है। अब हम इस चीज़ को आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है। अब हमने क्या लर्न किया है कि देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ। ठीक है। जब हमने पैसे एजुकेशन पे लगाने हैं तो उसका ट्रेड ऑफ क्या है कि हमें हेल्थ से बजट कट करना पड़ेगा, और जब हमने पैसे हेल्थ पे लगाने हैं तो उसका ड्रॉबैक क्या है कि हमें एजुकेशन से पैसे कट करने पड़ते हैं। तो बेसिकली क्या है, वी हैव टू फेस द ट्रेड ऑफ। ठीक है। ट्रेड ऑफ से मुराद क्या है कि व्हेन वी हैव टू पुट ऑल आवर रिसोर्सेज ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, तो हमें क्या है कि दूसरी जो एंड है उससे बजट को कट करना पड़ता है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इधर भी अप्लाई होता है, और दैट इज़ द रीज़न, और यही वजह है कि हम अपनी जो रिसोर्सेज या मनी है वो सिर्फ एक चीज़ पे नहीं लगाते, बल्कि हम उनको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम ग्राफ को देखें तो उस पर अगर पॉइंट डी है, उस पे अगर हम स्टार्ट अप करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम सारी रिसोर्सेज किस पे लगा रहे हैं, एजुकेशन पे लगा रहे हैं ज़्यादा रिसोर्सेज, और काफ़ी कम रिसोर्सेज लगा रहे हैं हेल्थ केयर पे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमें क्या बताता है कि जब हम एक चीज़ पे ज़्यादा रिसोर्सेज लगाते हैं तो जो उसका एडिशनल बेनिफिट होता है उस रिसोर्स का लगाने का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए, अगर हम सारे पैसे एजुकेशन पे लगाते हैं तो फिर क्या है कि हमें हॉस्पिटल्स भी बंद करने पड़ेंगे। हॉस्पिटल्स में जो नर्सेज काम करती हैं, हमें उनको भी स्कूल टीचर बनाना पड़ेगा। तो अगर आप रैशनली देखो, इस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं है। आपकी एजुकेशन तो हो सकता है इम्प्रूव हो जाए, लेकिन जो आपका हेल्थ है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से फिर क्या होता है कि जो सोसाइटीज़ हैं वो ट्रेड ऑफ करती हैं, वो ना अपनी सारी रिसोर्सेज एक चीज़ पे लगाती हैं और ना ही सारी रिसोर्सेज एक जगह से कट करती हैं। अब हमने जो एग्जांपल ली है एजुकेशन की, या हमने जो एग्जांपल ली है हेल्थ केयर की, तो सोसाइटी क्या करेगी, बेसिकली रैशनलाइज करेगी, और कुछ बजट जो है वो एजुकेशन पे लगाएगी और कुछ बजट जो है वो हेल्थ केयर पे लगाएगी, सो दैट सोसाइटी को एक मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। ठीक है। सोसाइटी कभी ऐसे नहीं करेगी कि सारे पैसे हेल्थ पे लगा दें, या कभी ऐसे नहीं करेगी कि अपना जो सारा बजट है वो एजुकेशन पे लगा दे। ठीक है। तो वो क्या है, एक मिड लेवल सिचुएशन को फाइंड आउट करेंगी और क्या है, अपनी रिसोर्सेज उस तरफ लगाएंगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो हमने पहले पढ़ा था, जो हमने अली की एग्जांपल में किया था, अप्लाई किया था, कि अली को सारे पैसे बर्गर खाने पे नहीं लगाने चाहिए, या अली को सारे पैसे बस टिकट्स को बाई करने पे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से जो सोसाइटी है उसको अपने सारे पैसे किसी एक चीज़ पे या एक मकसद पे नहीं लगाने चाहिए, बल्कि डिवाइड करना चाहिए। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, हेल्थ केयर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो उसको क्या है, जो हमने परचेसिंग पावर फ्रंटियर पढ़ा है, उसमें पॉइंट ए और पॉइंट एफ के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिधर जो कह लें कि पैसे हेल्थ पे भी लग रहे हैं और एजुकेशन पे भी लग रहे हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के अकॉर्डिंग है, जो हमें बताता है कि अगर आप सारी पैसे रिसोर्सेज एक ही चीज़ पे लगा दोगे तो उसका जो एडिशनल बेनिफिट है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर एजुकेशन पे ऑलरेडी बड़े ज़्यादा पैसे लगा रही है और गवर्नमेंट के पास एडिशनल अमाउंट आती है, तो उसको फिर क्या करना चाहिए कि एजुकेशन पे पैसे ना लगाए, बल्कि वो चीज़ें जो नेग्लेक्टेड हैं जैसे हेल्थ है तो उस पर पैसे लगा दे। ठीक है। तो हमें ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यही बताता है कि अगर हम एक चीज़ पे ऑलरेडी कुछ स्पेंड कर रहे हैं और अगर हम एडिशनल स्पेंड करेंगे उस पर, तो उससे जो बेनिफिट होगा वो कम होगा, मार्जिनल बेनिफिट क्या होगा, कम होगा। ठीक है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो अपनी स्पेंडिंग्स को हमेशा डिवाइड करती है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं क्राइम पे, कि अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट पे पैसे लगा रहे हैं और हमारा बजट बड़ा हाई है, और अगर हम और ज़्यादा पैसे उस पर लगाते लगाते हैं और चाहते हैं कि क्राइम कम हो जाए,
तो उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्राइम पे ऑलरेडी पैसे लग रहे हैं। जो एडिशनल पैसे हम लगाएंगे क्राइम को रिड्यूस करने से, उससे हो सकता है बड़ा मिनिमम या बड़ा थोड़ा सा क्राइम जो है उससे रिड्यूस हो पाए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ग्राफ है पॉइंट ए से लेके पॉइंट एफ तक, ठीक है, इससे हमें दो चीज़ें पता लगती हैं, एक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का और एक एलोकेटिव एफिशिएंसी का। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से मुराद ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड विदाउट डिक्रीजिंग द क्वांटिटी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑफ अनदर गुड। फॉर एग्जांपल, अगर हम हेल्थ केयर पे बजट ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसका एक ही सूरत है कि हमें एजुकेशन से बजट को कम करना पड़ेगा, एजुकेशन पे जो बजट है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तो ही हम हेल्थ का बजट बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए अब हमारे पास क्या है कि ये जो हमारा ग्राफ है इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो हम ये डिफरेंट पॉइंट्स को चूज कर सकते हैं हमें उस लिहाज से कि हमें कितने पैसे लगाने हैं हेल्थ केयर पे और कितने पैसे लगाने हैं एजुकेशन पे। फॉर एग्जांपल, हम पॉइंट ए से पॉइंट एफ के दरमियान मूव करते हैं। पॉइंट ए से का मतलब है कि हम ज़्यादा पैसे हेल्थ केयर पे लगा रहे हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे पॉइंट एफ की तरफ, उसका मतलब है कि हम हेल्थ से पैसे कट करते जाएंगे और एजुकेशन पे लगाते जाएंगे। और एलोकेटिव एफिशिएंसी से क्या मुराद है? एलोकेटिव एफिशिएंसी से मुराद ये है कि इन रियल वर्ल्ड जो सोसाइटी है वो ऐसे ही करती है, वो अपनी सारी रिसोर्सेज हेल्थ केयर पे नहीं लगाती है, एजुकेशन पे नहीं लगाती, बल्कि ऐसे पॉइंट्स चूज करती है जिसमें वो हेल्थ पे भी पैसे लगा रही होती है और एजुकेशन पे भी पैसे लगा रही होती है। जैसे हम पॉइंट ए से पॉइंट एफ के दरमियान मूव करते हैं, और ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं बी सी डी, बेसिकली ये किसको शो करते हैं? ये हमारी एलोकेटिव एफिशिएंसी को शो करते हैं कि हम कम्बिनेशन ऑफ चॉइसेस को सिलेक्ट कर रहे हैं और अपने पैसे जो हैं वो किस पे लगा रहे हैं, वो हेल्थ पे भी लगा रहे हैं और एजुकेशन पे भी लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि वाई सोसाइटी मस्ट चूज। देखिए, अब जो सोसाइटी होती है उसके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड होती हैं, ठीक है। हर सोसाइटी को ये एनालिसिस करना चाहिए कि क्या वो अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर रही है कि नहीं। अगर तो हम ये समझते हैं कि हम अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर हमें क्या है कि अपना जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं या जो हमारे पास फ्रंटियर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ का, उसमें से हमें क्या करना पड़ता है, चॉइसेस को बेहतर अंदाज से चूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें लगता है कि हम हेल्थ केयर पे ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं और एजुकेशन पे कम पैसे लगा रहे हैं, तो फिर एज अ नेशन हमारे पास क्या चॉइस है कि हमने हेल्थ केयर से बजट को कट करना है और एजुकेशन पे बजट को लगाना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी सिचुएशन को ट्रूली एनालिसिस करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हेल्थ और एजुकेशन दोनों का बजट बढ़े, तो वो फिर क्या, दैट वुड नॉट हैपन टुडे, उसके लिए टाइम लगेगा। जब इकानमी इंप्रूव होगी, ज़्यादा रिसोर्सेज आएंगी, ज़्यादा पैसा आएगा मुल्क के पास, तो फिर क्या है कि वो अपने हेल्थ के बजट को भी इंक्रीज कर सकती है, एजुकेशन के बजट को भी इंक्रीज कर सकती है। लेकिन शॉर्ट रन में क्या होता है कि हमें अपनी जो चॉइसेस है उनको स्मार्टली यूज़ करना होता है, एफिशिएंसी के साथ, कि हम बेस्ट आउटकम सोसाइटी के लिए हासिल कर सकें। अगर हम एक कह लें कि जो पॉसिबिलिटी है या एक जो चॉइस है उस पर बड़े ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, दूसरे को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, सोसाइटी मैक्सिमम बेनिफिट हासिल नहीं कर पाएगी। दी पीपीएफ एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। अब क्या होता है कि हर जो कंट्री होती है, ठीक है, वो हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखिए, जैसे अमेरिका है या पाकिस्तान है, तो क्या हम हर चीज़ अपने मुल्क में प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, हम बड़ी सारी चीज़ें जो है दूसरे मुल्कों से बाई करते हैं। अच्छा, अब ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज है ये हमें कहता है कि हम हर सिंगल चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। हमें कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए अपने मुल्क में? वो चीज़ जिसकी कॉस्ट हमें कम लगती है, ठीक है, जिसको हम बेहतर अंदाज से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर में अगर हम एग्जांपल लें, ब्राज़ील और यूएस की एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें हमें ये ग्राफ में पता चलता है कि जो ब्राज़ील है, जब वो वीट प्रोड्यूस करता है और जब वो शुगर केन प्रोड्यूस करता है, तो ब्राज़ील के लिए शुगर केन प्रोड्यूस करना ज़्यादा चीप है और यूएस के लिए वीट प्रोड्यूस करना ज़्यादा चीप है।
तो अब क्या है कि यूएस के लिए वीट प्रोड्यूस करना चीप है, तो यूएस को क्या करना चाहिए, वीट प्रोड्यूस करनी चाहिए। ब्राज़ील के लिए शुगर केन प्रोड्यूस करना चीप है, तो ब्राज़ील को क्या करना चाहिए, शुगर केन प्रोड्यूस करना चाहिए। अब क्या है कि आपको पता है कि रियल वर्ल्ड में हम ट्रेड करते हैं। ब्राज़ील क्या करेगा, शुगर केन सस्ता प्रोड्यूस करता है तो वो उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। इसी तरह से जो यूएस है वो वीट सस्ती प्रोड्यूस करता है, तो यूएस क्या है, वीट को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो एज अ कंट्री हमें कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, जो कि सस्ती हो, जो कि हम कम कीमत में प्रोड्यूस करें, तो फिर ही हमें उसका एडवांटेज होगा, क्योंकि वो चीज़ जो हम कम कीमत में प्रोड्यूस करते हैं वो हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उससे फिर क्या है, हमें एडवांटेज हासिल होता है हमारी प्रोडक्ट को, क्योंकि वो कम कीमत होती है तो उसकी फिर मार्केटेबल या उसकी कह लें कि उसके बायर्स ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्शन, पीपल फर्म एंड सोसाइटी डू नॉट एक्ट लाइक दिस। जैसे हमने ये टोटल जो अप्रोच पढ़ी है ट्रेड ऑफ की और बजट की, इसमें हमने ये कहा है कि हमारी चॉइसेस जो हैं बड़ी रैशनल होनी चाहिए। हमें सारे पैसे अपने एक चीज़ पे नहीं लगाने चाहिए, रैशनली हमें पैसों को डिवाइड करना चाहिए, डिफरेंट चीज़ों पे लगाने चाहिए सो दैट हम मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। तो अब इसकी जो ऑब्जेक्शन है वो ये कि फर्म एंड सोसाइटी डू नॉट एक्ट लाइक दिस। देखिए हर बंदे के पास या सोसाइटी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब देखें जब आप घर की कोई ग्रॉसरी करते हो तो क्या आप कोई ग्राफ बनाते हो कि आपने इतनी ये चीज़ खरीदनी है, इतनी ये चीज़ खरीदनी है और ये चीज़ खरीदनी कितनी सेटिस्फेक्शन है और ये चीज़ खरीदनी कितनी सेटिस्फेक्शन है, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको एक जनरल आइडिया होता है कि देखें आपने ज़रूरी घर की ये ज़रूरी अशिया खरीदनी है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट होती है उसको भी पता है कि उसने कितने पैसे जो हैं वो हेल्थ पे लगाने हैं, कितने पैसे उसने जो है वो एजुकेशन पे लगाने हैं। ऊपर से वोटर्स का प्रेशर भी होता है, ठीक है। उसको पता है कि अब उसने सड़कें बनानी है, अब उसने क्या चीज़ करनी है। तो एक चीज़ें जो हैं वो जर्नल कह लें कि जो एक हमारी कॉमन सेंस है उसके बेस पे हम कर रहे होते हैं, ना कि हम इकोनॉमिक फार्मूलाज जो हैं या जो लॉज हैं उनको सामने रख के चीज़ों के डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सेकंड ऑब्जेक्शन, ठीक है। अब देखें जो इकोनॉमिक्स है ये क्या है, बेसिकली हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को शो करती है, प्लस गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होती हैं, गवर्नमेंट किस तरह से डिसीजन लेती है उस चीज़ को बताती है। अब इकोनॉमिक्स कोई मॉरल साइंस तो नहीं है कि जो हमें बताए कि एक चीज़ जो चीज़ ये एब्सोल्युटली करना ठीक है और ये एब्सोल्युटली करना गलत है। अब लोगों की चॉइसेस हैं, ठीक है, लोग उसके मुताबिक एक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, एक को हम कहते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है, और एक होती हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती हैं कि जो फैक्ट्स हैं हम उनको एज इट इज़ बता दें तो वो क्या है जी, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। अब उसकी एग्जांपल इस तरह से, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उसके अंदर ट्रेन का या सबवे का कोई सिस्टम बनना है, तो इकोनॉमिस्ट क्या करेगा, बताएगा कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो इतनी है और इसका बेनिफिट ये है। तो ये क्या है, बेसिकली एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसने बता दिया कि ये एक प्रोजेक्ट है, इसकी इतनी कॉस्ट है और इसका ये बेनिफिट होगा लोगों को फ्यूचर में, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्या लें इकोनॉमिस्ट है, वो बताता है कि जी देखें अब कंट्री है जैसे यूएस है, इसके अंदर बड़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर वो कहता है कि लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कंपनसेशंस दे, ठीक है, और कंपनसेशंस दे सो दैट लोग अपनी लिविंग को अफोर्ड कर सकें। अब क्या है कि ये एक आइडिया है कि वो बता रहा है एक फिलासफर कि कंट्री को चाहिए कि ड्यूरिंग डिप्रेशन वो क्या करे, अपने लोगों को सिक्योरिटी फराहम करे, अपने लोगों को फूड दे, ठीक है, और उनको कोई ना कोई उनकी कह लें कि सोशल सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे। तो ये क्या है, ये एक नॉर्मेटिव एनालिसिस है जो कि एक ओपिनियन है, ठीक है। ये अब क्या है कि फैक्ट पे बेस तो नहीं करता, लेकिन क्या है कि एक ओपिनियन है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव एनालिसिस कहेंगे। इनविजिबल हैंड, देखिए अब क्या है कि लोगों की नीड्स हैं, लोग उन नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब्स करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इनविजिबल हैंड कहते हैं। अगर हम किसी भी मुल्क की इकॉनमी को स्टडी करें तो हमें पता है कि उसमें क्या है कि प्रोड्यूसर्स हैं वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उधर कंज्यूमर है, उधर मार्केट है जिधर लोग अपनी गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें हर बंदा जो है वो क्या अपने मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए काम कर रहा है, नहीं,
उन बंदों की क्या है नीड्स हैं, वो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो उनको पसंद आती है खरीद लेते हैं, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी खरीद लेते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट को भी खरीद लेते हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी क्या है कि एक इनविजिबल सा हैंड है, ठीक है, जो कि लोगों की नीड पे, लोगों की जो नीड्स हैं, ठीक है, लोग उस अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो जो नीड है इंसानों की, उसकी वजह से एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो चल रहा है, ठीक है। अब देखें, मैं बाज़ार में जाता हूँ और कोई चीज़ खरीदता हूँ, तो क्या मैं वो इसलिए खरीदता हूँ कि जी इससे जो चीज़ खरीदने से मेरे मुल्क का भला होगा, या जिसने बनाया है इस चीज़ को उसको पैसे मिल जाएंगे, नहीं, मेरी एक नीड थी, मैंने जाके एक चीज़ खरीद ली, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये जो सारा इकोनॉमिक सिस्टम है, ये चल रहा है एक इनविजिबल हैंड की वजह से। और वो जो इनविजिबल हैंड है, वो क्या है कि हम सब अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो होता है उसको देखते हैं, और अपनी चीज़ों जो हैं उनको प्रोड्यूस भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है। और क्या है, इस तरह से इकोनॉमी जो है वो टोटल चल रही है। ऐसी नेशंस जिधर लोगों की कह लें कि ज़्यादा नीड्स हैं, वो ज़्यादा उधर प्रोड्यूस करते हैं, और उधर की मुल्कों की इकोनॉमी भी ज़्यादा अच्छी है। ऐसे मुल्क जिधर लोगों की नीड्स कम है और लोगों को महसूस होता है कि उनको ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, उधर क्या है कि उधर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कम है। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारी नीड्स हैं, यही बेसिकली क्या है, एक इनविजिबल हैंड है जो कि टोटल इकोनॉमी को और पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को चला रही है। थैंक्स, दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।